रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाली गई उसी के बेसिस पे उसने अपना प्रपोज्ड मॉडल दिया। और उस प्रपोज मॉडल में पहला पॉइंट उसका ये था कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये प्लेनेटरी मॉडल की तरह है। प्लेनेटरी मॉडल का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सन के इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है या डिफरेंट प्लैनेट्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट जो उसका था प्रपोज मॉडल में वो ये था कि एटम ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो एटम ओवरऑल न्यूट्रल कैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा जो पोस्टुलेट था उसका वो ये था कि मैस सारा का सारा कंसंट्रेटेड है कहाँ, डेंस रीजन में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन ही था जहां एक्सपेरिमेंट के दौरान जब अल्फा रेज वहां स्ट्राइक कर रही थी तो उसी जगह हैवी मैस होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा अल्फा से ज्यादा। अल्फा खुद पॉजिटिव था, पॉजिटिव न्यूक्लियस ज्यादा हैवी पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा, तब भी वो न्यूक्लियस उसे क्या कर रहा था, उन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो उसने उस पॉजिटिवली चार्ज रीजन को जहां सारा का सारा मैस कंसंट्रेटेड था उसने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। इसी तरह के इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व, जिन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं उसको उसने क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स का। तो ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स हैं इन पाथ्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, ये रदरफोर्ड ने कहा। इसके मॉडल में जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए उस अट्रैक्शन की वजह से। तो उसने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोलंबिक, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करवाएगा, रिवॉल्व करवाएगा। तो अगर आप देखें इस मॉडल की शेप में तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक असल में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रही है इस इलेक्ट्रॉन को तो इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होनी चाहिए। उसी एक्सेलरेशन को यूज करके ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक नई फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूटिलाइज करके ये अपने लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करता है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ नहीं गिर रहा। ये इसके पॉइंट्स थे प्रपोज्ड मॉडल के। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स, कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो उसके मॉडल में डिफेक्ट्स के तौर पर, फेलियर के तौर पर या फ्लॉजेस थे उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम इसके मॉडल की शेप को देखें कि जिस तरह इसने अपने मॉडल की शेप को कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा है और इसमें एक्सेलरेशन भी है, तो जब चार्ज पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक रिवॉल्व करता जाएगा और मूवमेंट करता जाएगा तो वो एनर्जी लूज करता जाएगा। और जब एनर्जी लूज करता जाएगा कंटिन्यूसली तो इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक वक्त में आके क्या कर जाना चाहिए, एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इससे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अगर हम दूसरे पोस्टुलेट को देखें इसके, कि दूसरा डिफेक्ट है इसका, कि दूसरे डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, यानी उसको गैमा रेज, एक्स रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सारी रेंज उसको रिलीज करनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम के लोअर शेल्स में आता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को सारी रेडिएशंस रिलीज करनी चाहिए, जो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है, सारी विजिबल रेज आपको दिख रही हैं। तो इसको हम कहते हैं, जहां कोई गैप नहीं है पार्टिकल शेप में, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं कि जो रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था
कि एटम से क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस रेडिएशन रिलीज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ निमोनिक्स के तौर पे लिखा हुआ है GXUVIMR। ये सब के सब मिला के गैमा रेज, एक्स रेज, G से गैमा, X से एक्स रेज, U से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल, I से इंफ्रारेड, M से माइक्रोवेव्स और R से रेडियो वेव्स बनती हैं। तो ये सारी की सारी वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रदरफोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है उसे कंटिन्यूस रेडिएशंस रिलीज करनी चाहिए, मतलब ये सारी रेडिएशंस उसे देनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बल्कि रियलिटी में क्या होता है, तो रियलिटी में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, ना कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। और लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, तो अगर आप इस इमेज में देखें तो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम में, इस इमेज में आपको कहीं ना कहीं लाइंस मिलेंगी, कहीं ना कहीं आपको रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी मिलेगी और आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। मतलब सपोज आपको रेड लाइन, सपोज मैं विजिबल रेस की बात करूं कि विजिबल में आपके पास विद और होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आपको अगर सपोज एक एटम रेडिएशन रिलीज कर रहा है तो हो सकता है आपको वायलेट मिले, ब्लू मिले, ग्रीन मिले, लेकिन उसके बीच में जो डिफरेंट कलर है वो ना मिले। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो रियलिटी में ऐसा ही होता है कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, जो इसका डिफेक्ट था। पहला डिफेक्ट ये कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और दूसरा डिफेक्ट ये कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम देता है। और इसको कौन प्रूव करेगा, बोहर एटॉमिक मॉडल प्रूव करेगा कि लाइन। आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज, student will meet success criteria if they can answer material used in experiment, conclusions, postulates, continuous spectrum and line spectrum.